Hello students. So today we discuss further topics of the unit number second of electrical machines, second subject. So in last class we just go through the entire syllabus, that what we are going to learn, what we are going to study in this session or in this semester. So we discuss about the machines, what kind of machines, AC machines, synchronous, induction machines we are going to learn in this particular session of semester classes. So we have done lecture number first. We can say it is an introduction class. So last class में we discuss about the basic terminologies related to the armature winding, because our unit number second is totally relatable for armature winding structure and how we construct an armature winding and what kind of types we have in that particular sections. So fundamentals of AC machine winding, this is the name of the units, and in which we are going to learn the physical arrangement of the windings in a stator or a cylindrical rotor. Means we have to study the structure means कि फिजिकली आप कैसे उसको अरेंज करते हैं. जैसे कि हमने अभी तक जो डायग्राम अर्लियर क्लासेस में देखा था वो इस तरह का होता है. जैसे कि जो हमने अपने एकेडमिक्स में देखा होता है वो डायग्राम तो किस तरह का होता है, विच इज़ नॉट इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक आर्मेचर साइड का इस तरह से दिखता है. यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं NNS टाइप का. ठीक है, एंड वी कैन से दिस इज आर्मेचर. ठीक है, यहाँ पे से वाइंडिंग्स होती है वो बाउंड होती है. ये हमने अपने 10th और 12th के क्लासेस में देखा होता है इस तरह का डायग्राम. लेकिन जो हमने लास्ट सेमेस्टर क्लास में जो विजुअलाइज किया था दिस डायग्राम को टू अंडरस्टैंड दी बेसिक प्रिंसिपल और दी आर्मेचर रिएक्शन ऑफ दी पर्टिकुलर डीसी मोटर और जनरेटर. सो हमने वहाँ पे जो डायग्राम देखा था वो कुछ इस तरह का था. ठीक है, क्योंकि in that particular section we go through the construction features of particular armature. ठीक है, आर्मेचर का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह की लेयर्स से वो मिलकर बना होता है. जैसे कि वहाँ पे हम अगर हम स्टडी करते हैं तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आर्मेचर का, एंड वहाँ पे हमने आर्मेचर की कॉइल्स को इस तरह से प्लेस किया होता है. ठीक है, तो ये डायग्राम्स होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये स्ट्रक्चर जो होता है फेल है. ये सिर्फ हमने थ्योरिकल डायग्राम्स को बोल सकते हैं, ये थ्योरी बेस पे समझने के लिए होता है. लेकिन जब हम आर्मेचर वाइंडिंग का फिजिकल अरेंजमेंट देखते हैं स्टेटर साइड पे और स्टेटर साइड पे भी और रोटर साइड पे भी, तो वो अरेंजमेंट अब इस यूनिट में इस सेमेस्टर क्लास में हमको स्टडी करना है, जो कि हमारे यूनिट नंबर सेकंड में हमें दिया गया. सो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ वाइंडिंग्स इन ए स्टेटर और सिलेंड्रिकल रोटर. देखो रोटर इसमें सिलेंड्रिकल के लिए इसलिए जो है इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रोटर जो होता है वो अगर हम आगे सिंक्रोनस मशीन जब स्टडी करते हैं तो उसमें सेलिएंट और सिलेंड्रिकल दो टाइप के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं रोटर में. ठीक है, तो उस केस में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग, सिलेंड्रिकल कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों तरह के जो वाइंडिंग स्ट्रक्चर होंगे वो किस मशीन के लिए सूटेबल होते हैं, किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, सिंक्रोनस मशीन के लिए. तो ये दो टाइप की जो कंस्ट्रक्शन, ये जो टाइप के अरेंजमेंट्स होंगे वो सिंक्रोनस मशीन के लिए होते हैं. सो फिजिकल अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकली या फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन में, प्रैक्टिकली मशीन में किस तरह से वाइंडिंग का अरेंजमेंट क्या आता है उसको हमें इसके अंदर स्टडी करना होता है. तो सबसे पहले स्टडी करने के लिए वी गो थ्रू दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दी आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो उसमें स्टडी किया था वो था कंडक्टर. सेकेंड वन इज दी टर्म्स. दो टर्मिनोलॉजीज या दो टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे लास्ट क्लास में. आगे की क्लास में यानी कि आज की क्लास में जो हम फर्दर स्टडी करेंगे टर्मिनोलॉजीज को वो है कॉइल. सेकेंड वन इज दी कॉइल साइड. थर्ड वन इज दी कॉइल पिच और कॉइल स्पैन. एंड लास्ट विच इज और सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी, इट इज रिलेटेड टू दी पोल साइड और पोल पिच और पोल पिच बोल सकते हैं या पोल स्पान जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो कंडक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. कंडक्टर की डेफिनेशन को हमने लास्ट क्लास में देखा था. तो वो जो कंडक्टर था उसके अंदर क्या था, कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, वो एक्टिव पोर्शन से मतलब क्या होता है, या वो एक्टिव स्पान जो कि किसके इन्फ्लुएंस में होता है, मेन फील्ड फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में होता है.
देखो सिंपल सा समझने का इसमें ये होता है कि जब हमने आर्मेचर रिएक्शन स्टडी किया था लास्ट, या जो यूट्यूब लेक्चर था उसको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो जिस इस तरह का डायग्राम मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल रोटर स्ट्रक्चर होगा, इसके एडजेसेंट या इसके रिमोट लोकेशन में दो पोल्स यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ एंड दिस इज कॉल्ड साउथ पोल्स। सो एक्टिव स्पान या एक्टिव लेंथ का मतलब क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड एक्टिव लेंथ, यानी कि इनएक्टिव और एक्टिव दो पोर्शन में हम डील करते हैं। एक्टिव पोर्शन का कौन सा बात होती है, एक्टिव पोर्शन में कौन सा एरिया आता है जिसमें कि पोल जो है वो डायरेक्टली किसके अटैच हो या डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में हो, इस कॉइल स्ट्रक्चर के या इस वाले पोर्शन के, ठीक है। यानी कि नियर टेरिटरी में जो पोल या जो मैग्नेट प्लेस्ड होता है आर्मेचर के या आर्मेचर कंडक्टर के, उसको बोलते हैं एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर या एक्टिव लेंथ ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा पोर्शन हम बात करें कि ये वाला जो पोर्शन है इस तरह का, ठीक है, टॉप और बॉटम वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, इनएक्टिव पोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड फ्लक्स की जो लाइंस इस तरह से पास होती हैं हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जो है नॉर्थ टू साउथ जो पोल्स होते हैं उसके अंदर जो फील्ड फ्लक्स लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस केस में जो ये वाला जो पोर्शन है दिस साइड लेफ्ट एंड राइट साइड का जो पोर्शन होगा इस आर्मेचर का, वो तो कहलाएगा एक्टिव स्पान, यानी कि जो एक्टिवली किसके कांटेक्ट में होता है, डायरेक्टली इस फ्लक्स के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। दूसरा जो टॉप और बॉटम पार्ट होता है विच इज कॉल्ड इनएक्टिव पोर्शन, जो कि डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में नहीं है, फील्ड फ्लक्स के कांटेक्ट में नहीं होता है, और जो कि हमें विजिबली दिख भी रहा है, इसमें कुछ समझने वाला जैसा कुछ है नहीं। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर को सेम वे में ही इसमें डेफिनेशन या उसको हमने डिक्टेट किया था लास्ट क्लास में। कंडक्टर क्या होता है, बेसिकली वो एक्टिव एरिया ऑफ द कंडक्टर और वायर होता है विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विद द मेन प्लेस, या जो कि इफेक्टेड होता है ड्यू टू द मेन फील्ड फ्लक्स से, ठीक है। तो ये कंडक्टर की डेफिनेशन थी। उसके बाद कुछ बेसिक्स होते हैं इसके लिए समझने के लिए। सबसे सेकंड होता है टर्न्स, ठीक है। टर्न्स क्या होता है, कोई भी वायर होगा या कोई भी कंडक्टर होगा उसको ट्विस्ट करके जो कॉइल या टर्न बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं टर्न्स, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है टी से, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि z इक्वल्स टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, z वेयर z इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, आर्मेचर वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो भी टर्म्स रिलेटेड होंगी वो किससे रिलेट करेंगे, आर्मेचर से, यानी कि रोटर पार्ट से। कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होगा जो कि हम स्टेटर के बारे में या पोल के बारे में डील करेंगे। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हम डील कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो किससे रिलेट करती हैं, आर्मेचर से डील करती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में एक जनरलाइज फॉर्मूला हमने इन्वेंट किया था या स्टडी किया था, वो था z इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, या t इज इक्वल टू क्या होता है z बाई 2, जहाँ पे z जो होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को डिक्टेट करता है, एंड 2 यानी कि 2 टाइम्स जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल टू होता है, ठीक है। तो t यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात होती है कि अगर हमें जैसे कि अगर हम कॉइल की डेफिनेशन को समझें, नेक्स्ट डेफिनेशन टर्न्स के बाद क्या होती है, कॉइल की होती है। कॉइल क्या होता है, कॉइल इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। कंडक्टर से मिलकर बना होता है टर्न, टर्न से मिलकर बना होता है कॉइल, ठीक है। तो कनेक्टिंग नंबर ऑफ टर्न्स को आपस में कनेक्ट करने से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है उसको बोलते हैं कॉइल, ठीक है। तो मिनिमम टर्न्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम एक सिंगल कॉइल इन्वेक्ट करनी है या सिंगल इस कॉइल को मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए हमारे पास टर्न की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम टर्न आपको 1 चाहिए होगा, और नंबर ऑफ टर्न अगर एक आपको कॉन्फ़िगर करना है या हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कंडक्टर की डिमांड कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि हमने जनरलाइज फॉर्मूला में पहले ही स्टडी कर लिया है कि z इक्वल्स टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आर्मेचर कंडक्टर, अगर हमें सिंगल आर्मेचर कंडक्टर या बोल सकते हैं कि एक कॉइल को इन्वेंट करने के लिए यानी कि एक टर्न बनाने के लिए आपको 2 कंडक्टर की डिमांड होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर सिंगल कॉइल है जिसमें सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न की कॉइल रहती है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल टर्न कॉइल। इसी तरह से अगर 2 टर्न की यानी कि 2 बार वो वायर ट्विस्ट कर रहा है तो उस केस में उस कंडक्टर में कितनी डिमांड होती है, 4 कंडक्टर की डिमांड होगी, तो उस कॉइल को हम क्या बोलेंगे, 2 टर्न कॉइल बोलेंगे। इसी तरह से 3 टर्न की कॉइल होगी तो उसमें कितना कंडक्टर डिमांड होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज योर 6 कंडक्टर की डिमांड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 टर्न्स कॉइल, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर नंबर ऑफ कॉइल जो होती है वो फॉर्मेट कर ली जाती है। सो
ये तो था नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कंडक्टर और कॉइल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कंडक्टर होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स का अगर हम दुगना करेंगे तो हमारे पास टर्न निकल के आता है, ठीक है। टर्न्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो कन्फिगरेशन निकल के आता है उसको मैं बोलती हूँ कॉइल, ठीक है। तो इसी को हम वाइंडिंग भी बोलते हैं, कॉइल का ही एक और नाम होता है वाइंडिंग, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो उसमें टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है कॉइल साइड। अब इन्हीं से रिलेट करते हुए सारी टर्म्स निकल के आती हैं, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कॉइल है तो कॉइल के कितने साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कंडक्टर होगा या कोई भी एक पार्ट होता है, कोई भी आर्मेचर होगा, कोई भी स्टेटर होता है, कोई भी पोल होता है, तो उससे दो साइड्स होते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह से में कॉइल के भी दो साइड्स होते हैं। तो एक कॉइल साइड आता है, नेक्स्ट होता है इसके बाद कॉइल पिच, एक होता है कॉइल पिच, ठीक है। तो कॉइल साइड्स क्या होता है, कॉइल साइड क्या होता है, ईच एंड एवरी कॉइल ऑलवेज हैव टू साइड्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि एज्यूम कीजिए कि ये तीन हमारे पास कॉइल्स हैं, ठीक है। तो इन तीन कॉइल्स में क्या होता है, इसके दो साइड्स होंगे, एक साइड जो होगा इसका टॉप वाला और दूसरा साइड इसका बॉटम वाला, ठीक है। तो इसी तरह से हमेशा ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल हो, कितनी नंबर ऑफ कंडक्टर्स की कॉइल होती है, उसके हमेशा क्या होते हैं, दो कॉइल साइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने 1 टर्न की कोई कॉइल बनाई है जिसको हम बोलते हैं 1 टर्न या 1 सिंगल टर्न कॉइल, उसके अंदर भी कितने कॉइल साइड्स होंगे, दो होंगे। 2 टर्न की अगर कोई कॉइल इन्वेंट किया, कोई कॉइल जो होती है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके कितने कॉइल साइड्स होंगे, दो होंगे। तो हमेशा रखना चाहिए, याद होना चाहिए, जिससे डेफिनेशन भी लिखा गया है, ईच कॉइल ऑलवेज हैव 2 साइड्स एंड दिस कॉइल साइड आर ऑलवेज प्लेस ऑन दी आर्मेचर स्लॉट्स। ऑब्वियसली बात है कि आर्मेचर स्लॉट्स के अंदर ही क्या होता है, हमारा वाइंडिंग्स जो होती है उसको हम प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक डायग्राम में बता रखा है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे इस तरह से मैंने दो इंडिविजुअल स्लॉट्स लिए हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या है, ये जो सर्कुलर है वो क्या है, कंडक्टर को बताता है, ठीक है। वो हमने जब लास्ट आर्मेचर का रिएक्शन देखा था तो उसमें भी ये चीज़ अपने आप समझी थी। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलिए एक, अब जैसे कि अब यहाँ से थोड़ा समझना चाहिए कि अब इसमें अंदर हम क्या होता है, लेव बाइंडिंग होती है, वेव बाइंडिंग होती है, ठीक है। ये लेव और वेव बाइंडिंग हमने क्या पढ़ा था, ए इज इक्वल टू जब पी होता है तो वहाँ क्या होता है, वेव फॉर्मेट होता है। लेफ्ट बाइंडिंग क्या होता है, जिसमें इक्वल्स टू 2 होता है, यानी आर्मेचर कंडक्टर की वैल्यू अगर 2 के इक्वल टू में है तो उसको बोलते हैं लेव फॉर्मेट, ठीक है। वेव फॉर्मेट क्या होता है, तो ये किस तरह का फॉर्मेट नज़र आता है हमें, ये किस तरह का फॉर्मेट समझ में आता है हमको, लेव वाला, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, मैंने एक सिंगल कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर को मैंने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, इस कॉइल इसके स्लॉट से स्टार्ट करते हुए इसको मैंने ये क्या होता है, यहाँ से जब ये टर्न करेगा ना तो इसको यहाँ से जब ये ट्विस्ट करेगा तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, टर्न बोलती हूँ, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्न। तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल टर्न कॉइल। ये मेरी एक कॉइल बन गई, ये मेरी दूसरी कॉइल होगी। इस वजह से नंबर ऑफ कॉइल जो होती हैं वो आप जितना ज़्यादा जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा कन्फिगरेशन एज्यूम किया है, यहाँ पे मैंने 2 स्लॉट्स कन्फिगर किए जिनके अंदर मेरी 2 कॉइल्स जो है वो प्लेस्ड हैं। तो इन कॉइल में क्या होता है, हमेशा रहना कि हमेशा एक कॉइल साइड तो क्या होगा इसका, जहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हो रही है, यानी जहाँ से ये वाइंडिंग को हम वाउंड करना है या लपेटना जहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो सोर्स होगा या जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको बोलते हैं कॉइल साइड नंबर 1। और दूसरा कॉइल साइड का होता है जहाँ पर कि वो टर्मिनेट होती है वाइंडिंग, या जहाँ पर भी उसका फिनिशिंग पॉइंट आता है, ठीक है। एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट कॉइल का, जहाँ से हम उसको वाउंड करना स्टार्ट करते हैं किसी भी स्लॉट में, और जहाँ पर दूसरे में उसका जहाँ पर उसका एंड होता है, उस कॉइल साइड को, उस कॉइल जहाँ पे वो एंडिंग होती है कॉइल की, वाउंड होना खत्म होती है वो वाइंडिंग, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, सेकंड नंबर ऑफ कॉइल्स है। तो इस तरह से याद रखना हमेशा कि कॉइल जो होती है उसके हमेशा 2 साइड्स होंगे, है ना, कॉइल साइड नंबर 1, कॉइल साइड नंबर 2। कितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग हो, 4 नंबर की हो, 5 नंबर की हो, 6 टर्न्स की वाइंडिंग हो, कितनी कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग क्यों ना हो, कितनी कॉम्प्लिकेटेड वाइंडिंग क्यों ना हो, हमेशा उसके कॉइल साइड कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना ही 2 से कम हो सकते हैं। हमेशा रखना चाहिए कितने कॉइल साइड होते हैं, एक कॉइल में हमेशा 2 होते हैं। तो इस तरह से अच्छा, अब देखिए ये जो वाइंडिंग्स होती हैं, यहाँ से ये दोनों क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, यहाँ पे कितने ट्विस्ट या कितने टर्न दिखाई दे रहे हैं, 2 टर्न दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये नंबर 1 टर्न, दूसरा है नंबर 2 टर्न। तो ये किस
कितने टर्न की वाइंडिंग हुई, 2 टर्न वाइंडिंग या डबल टर्न वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, या 2 टर्न कॉइल भी बोल सकते हैं वाइंडिंग, ठीक है, कॉइल वाइंडिंग सेम चीज़ होती है। तो ये कन्फिगरेशन किसका है, 2 टर्न कॉइल का है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि कॉइल क्या होता है और ये कैसे टर्न करता है, ठीक है। कॉइल साइड कितने हैं इसके अंदर, 2 होते हैं, क्योंकि कितने ही टर्न की वाइंडिंग उसमें कॉइल साइड कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे, कॉइल साइड नंबर 1, कॉइल साइड नंबर 2। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो ध्यान रखने वाली होती है कि अगर हमसे कोई पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे 2 टर्न है, यहाँ पर भी 2 टर्न हो गए, तो हम कुल मिला के ऐसे उनको मर्ज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। जैसे कि 2 टर्न कॉइल होगा तो 2 टर्न कॉइल होगा तो Z इक्वल्स टू कितना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय T। यहाँ पे T कितना दे रखा है मुझे, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू कर जाएगा 4 कंडक्टर्स की मुझे डिमांड होगी, या फिर 4 कंडक्टर्स मेरे को चाहिए होंगे 2 टर्न की वाइंडिंग या कॉइल को फॉर्मेट करने के लिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए इस कॉइल साइड के, यानी इस कॉइल साइड के तरफ से, या यहाँ से अगर मैं कॉइल साइड 1 से कैलकुलेट करूँ कि मुझे कितने कंडक्टर इन 2 टर्न कॉइल के लिए चाहिए होंगे, तो कितना होगा यहाँ से 4 कंडक्टर की डिमांड होगी, क्योंकि 2 टर्न है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, यानी कि जो भी टर्न होता है उसको हमें क्या करना होता है, दुगुना करना होता है नंबर ऑफ कंडक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें कितना कंडक्टर डिमांड होगा, 4 कंडक्टर्स की डिमांड होगी। सेम इसी तरह से कॉइल साइड नंबर 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना होगा, 4 कंडक्टर्स ही होगा। तो कॉइल साइड नंबर 1 से अगर हमें कोई कैलकुलेट करने को बोले कि कितने कंडक्टर की डिमांड होगी, तो भी 4 ही होगा। कॉइल साइड 2 के लिए बोले तब भी हमें 4 कंडक्टर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉइल साइड 1 है तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 है तो 4 + 4 करके 8 कंडक्टर होंगे, नहीं होगा ऐसा कभी भी। कंडक्टर की वैल्यू जो होती है दोनों ही कॉइल साइड में, चाहे हम कॉइल साइड नंबर 1 की बात करें या 2 की बात करें, दोनों में हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक तो। सो कंक्लूजन क्या है इसका, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ कंडक्टर फ्रॉम ईच कॉइल साइड विल बी सेम। ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होगा। अगर हम यहाँ से कॉइल साइड 1 से देखें तो भी 2 टर्न की वाइंडिंग होगी, कॉइल साइड 2 से देखें तो भी 2 टर्न की वाइंडिंग होगी, और कंडक्टर भी कितने होंगे इसके अंदर, सेम ही होंगे, ठीक है। तो दिस इज दी 4th टर्मिनोलॉजी, ठीक है। आफ्टर द कंडक्टर, टर्न्स एंड द कॉइल वी हैव 4th वन टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड कॉइल साइड। कॉइल साइड क्या होता है, नथिंग बट अ साइड्स ऑफ अ कॉइल, ठीक है। वन इंडिविजुअल या ईच इंडिविजुअल कॉइल की अगर बात करेंगे तो उसके हमेशा 2 कॉइल साइड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 5th टर्मिनोलॉजी जो होती है कॉइल पिच, और इसको बोलते हैं कॉइल स्पान, ठीक है। कॉइल पिच और कॉइल स्पान, देखो स्पान का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें कॉमन सेंस लगा देना चाहिए कि कॉइल स्पान का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कॉइल साइड्स, ठीक है। अब हम 2 कॉइल जो होगा उसके बीच के डिस्टेंस को नहीं यहाँ पे मेजर करते हैं, यहाँ पे हम 2 कॉइल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कॉइल साइड इज कॉल्ड एज कॉइल स्पान और कॉइल पिच, ठीक है। अब उसको हम कैसे डिनोट करते हैं या उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम आपको शोन है जिसको मैं बोलती हूँ 6 स्लॉट, या हमने बोला है कि देखो कोई भी आर्मेचर होगा वो हमेशा स्लॉटेड वे में होता है। दैट मीन्स इस तरह का अगर मान के चलते हैं कि सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है आर्मेचर का, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से इस बार दोबारा देखते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, माइका की लेयर बना के चलते हैं। वो क्यों बना के चलते हैं, क्योंकि हमें इसमें लॉसेस को रिड्यूस करना होता है, दैट्स वाई हम क्या करते हैं वहाँ पे लैमिनेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा सेंटर में होता है शॉफ्ट, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, एक डिस्क की फॉर्मेट में होता है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिस्क को क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल पैटर्न में पिविटेड करते हैं या उनको माउंट करते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, स्लॉटेड या फिर इस तरह से कटा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे सांचे कटे हुए होते हैं इस तरह का, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा मैं जो कहना चाहती हूँ। स्लॉटेड वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्लॉटेड वाला स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया है, बीच में से यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, अब ये कट होने के बाद इस तरह से मैंने इसको बिछा दिया यहाँ पर, तो जो स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मेट होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर था, मैंने अगर इसको बीच में से मैंने इसको काट दिया, बीच में से कट कर दिया, और अगर मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में इसको यहाँ पर ले डाउन किया या इस तरह से यहाँ पे इसको अरेंज किया, तो ये अरेंजमेंट मुझे इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको काउंटिंग भी कर सकती हूँ, 1 2 3 नंबर ऑफ जो भी है, मैंने यहाँ पे 6 अज्यूम किया। आप नंबर ऑफ 8 स्लॉट्स का भी कोई आर्मेचर कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो, 9 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो। कितना ही बड़ा मशीन होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर स्लॉट्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 स्लॉट्स लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या होता है, डिस्क की फॉर्मेट में होगा, नंबर ऑफ डिस्क जो होता है उसको हम लैमिनेशन की फॉर्मेट में क्या करते हैं, माइका की लेयर उनके बीच में लैमिनेशंस लगाते हैं और उनको इस तरह से डिस्क की फॉर्मेट में आपस में कपल्ड करते हैं, तो फॉर्मेट अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे मैंने 6 नंबर ऑफ स्लॉट्स लिया है। यहाँ पे नंबर 1 स्लॉट्स में मैंने स्टार्टिंग करा है, किसी भी कॉइल को बाउंड करना है, या यहाँ से मैंने कॉइल की स्टार्टिंग करी, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा कॉइल साइड नंबर 1। ठीक है, ये मेरा कॉइल साइड नंबर 1 होगा, बिकॉज एज वी नो ईच एंड एवरी कॉइल हैव 2 कॉइल साइड्स। ओके, नंबर 1 एंड व्हाट इज दिस इज योर नंबर 2। ठीक है, ये आपका कॉइल साइड नंबर 2 हो जाता है। तो कॉइल साइड नंबर 1 एंड कॉइल साइड नंबर 2, दीज आर दी 2 कॉइल साइड्स। सो अब क्या होता है कि इसमें यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया है। अब मान लीजिए मैंने इसकी टर्मिनेशन कहाँ पे किया है, या मैंने इसकी एंडिंग कहाँ पे की है, नंबर 6 पे किया है। आप चाहो तो नंबर 5 पे भी कर सकते हो, 4 पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हम एक नॉर्मल सा एक आइडिया लेने के लिए, टू अंडरस्टैंड दी बेसिक आइडिया अबाउट द कॉइल स्पान एंड हाउ टू कैलकुलेट द कॉइल स्पान वैल्यू फॉर एनी काइंड ऑफ दिस, एनी काइंड या एनी नंबर ऑफ स्लॉट स्ट्रक्चर के लिए हम किस तरह से कॉइल स्पान की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या है, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, नंबर 1 से मैंने स्लॉट को यहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी, इसको बाउंड करना स्टार्ट किया, देन यहाँ पे टर्न ले लिया और फिर यहाँ पे इसकी एंडिंग कर दी 6 नंबर पे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉइल स्पान एंड कॉइल पिच, दिस इज द नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल साइड। सो दिस इज द कॉइल साइड नंबर 1 एंड व्हाट इज दिस इज द कॉइल साइड नंबर 2। सो when we take the subtraction of both the coil side numbers, then the value we get it nothing but the value of coil span or coil pitch. So 6 minus 1 that means अगर हम ending number of slots को minus करेंगे starting number of slots से, जहाँ पर कि हमने एंडिंग स्लॉट्स पे तो क्या किया है, टर्मिनेट किया है हमारी कॉइल को, और स्टार्टिंग कहाँ से किया है, उस वाइंडिंग को लगाना नंबर 1 से लगाना स्टार्ट किया, और कहाँ खत्म किया, नंबर 6 पे खत्म किया। अरे भाई, जहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं उसका एंड तो करेंगे ना, उस वाइंडिंग को कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसका टर्मिनल खुला तो छोड़ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं तो उसको एंड करना पड़ेगा। तो मैंने 6 पे एंड कर दिया। आप चाहो तो 5th पे कर सकते हो, 4th पे कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ स्लॉट पर हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। So what is the value of, या what is the generalized formula by this whole example, what we get the generalized formula of the coil span, and what is that, this is nothing but the ending number of slots minus the starting number of slots. This is the generalized formula of coil span. ठीक है, तो अब से कोई बोले कॉइल स्पान की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्लॉट्स की वैल्यूज गिवन है तो हम वहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंडिंग नंबर ऑफ स्लॉट्स माइनस दी स्टार्टिंग नंबर ऑफ स्लॉट्स। अब इसको मैकेनिकल डिग्रीज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री में भी कर सकते हैं। जब हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें और अच्छे से हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसमें करते हैं पोल पिच और पोल स्पान। सो नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पोल पिच। सो नंबर 6 जो टर्मिनोलॉजी वो है नंबर ऑफ पोल पिच के बारे में। पोल पिच लास्ट हमने पढ़ा था पोल पिच या कोइल स्पान के बारे में, विच इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कॉइल साइड्स। सो पोल पिच क्या होता है, ऑब्वियसली सब कुछ डिस्टेंस ही होगा। पिच क्या होता है, बेसिकली पिच क्या होता है, 2 विकेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं ना। तो इसी सेम वे में पोल पिच के लिए होगा, तो ऑब्वियसली इसमें पोल के बारे में होगा। तो पोल की डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन दी टू एडजेसेंट पोल्स इट कॉल एज पोल पिच। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑल्सो सेम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 एडजेसेंट पोल।
एडजेसेंस मीन दो नियर बाय लोकेशन के जो यानी कि दो पास के जो पोल्स होंगे ना उनके बीच की सेंटर के डिस्टेंस जो भी उसको बोलते हैं पोल पिच। सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एडजेसेंट पोल इज कॉल्ड एज दी पोल पिच। और इसको एक और जो इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर बाय वन पोल इन वन रेवोल्यूशन और वन साइकिल्स। देखो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कंस्ट्रक्शन हमको नज़र आ रहा है वो है फोर पोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये सेलियन पोल टाइप का रोटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेटर पे ना होकर के कहाँ पे, रोटर पे, ठीक है। जब हम सिंक्रोनस, क्योंकि इस तरह के रोटर स्ट्रक्चर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हमने डीसी मशीन्स में अभी तक सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें कि हमने पोल्स जो होते हैं उसको हमने स्टेटर पे माना होता है ना, और रोटर साइड को हमने एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को एज्यूम किया था, ये अभी तक वही स्टडी किया है। लेकिन अब जो आगे मशीन स्टडी करेंगे जैसे सिंक्रोनस होता है या इंडक्शन होगा, इंडक्शन में तो सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन जब हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपका पोल इसमें सिंक्रोनस में क्या होता है, ये दो टाइप के पोल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो रोटर होता है उसके दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो होता है सेलियन पोल जिसमें कि आपका जो रोटर होगा वो पोल टाइप की या पोल शेप में दिखाई देता है, ठीक है। और रोटर स्टेटर जो होगा वो आपका सिंपल सिलेंड्रिकल होगा। नेक्स्ट होता है सेकंड वाला होता है सिलेंड्रिकल रोटर स्ट्रक्चर। वो सिलेंड्रिकल रोटर स्ट्रक्चर का डायग्राम मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको समझने में और परेशानी होती है, ठीक है। इसलिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है सेलियन पोल का, ठीक है। इस तरह का डायग्राम हम एज्यूम कर सकते हैं, हमारे माइंड में इसको पिक्चराइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक 4 पोल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। NS 4 पोल आपको नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन से क्या होता है, सेंटर टू सेंटर जो दो पास के सेंटर टू सेंटर पोल की डिस्टेंस होती है उसको हम पोल पिच बोलते हैं। या अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं मान के चलिए इसको मैं नंबरिंग कर दूँ यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरह से 4 पोल्स हमको यहाँ पे नजर आते हैं। तो जो ये सिंगल पोल होगा जब ये आपका रोटर स्ट्रक्चर घूमेगा, मान के चलिए ये स्ट्रक्चर जो है मेरा ओमेगा r, ये मेरी स्पीड हो गई रोटर की, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा रोटर रिवॉल्व कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा होता है। तो जब ये सिंगल पोल को अगर मैं कंसीडर करूं कि ये सिंगल पोल जो मेरा N या नॉर्थ पोल स्ट्रक्चर है वो अगर रिवॉल्व करेगा, ठीक है, रिवॉल्व करके यानी कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके जब अगेन अपनी सेम पोजीशन पे आता है ना, तो उस डिस्टेंस को यानी कि उस पूरे एक रेवोल्यूशन में, उस पूरे एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, पोल पिच, ठीक है। तो यही मैंने बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दी वन पोल इन वन रेवोल्यूशन और वन साइकिल, ठीक है। यही नंबर 1 पोल या सेम नंबर 2 वाला पोल भी कर सकता है, इसके लिए भी हम वो चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 कोई भी पोल हम कंसीडर करेंगे जहाँ भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी यहाँ पे रिप्लेस है, अगेन जब वो सेम पूरा एक रेवोल्यूशन या एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद अगेन वो जो अपनी सेम पोजीशन में आता है ना, तो उस पूरे एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर करता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, 1 पोल पिच बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये जो सेकंड डेफिनेशन है ना, इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन करना इजी होता है पोल पिच पे। और जो कैलकुलेशन के लिए जो डेफिनेशन यूज़ किया जाता है वो यही वाला डेफिनेशन होता है, डिस्टेंस कवर बाय दी 1 पोल इन 1 रेवोल्यूशन और 1 साइकिल, ठीक है। तो इसमें 2 एंगल्स होते हैं। अब जो डेफिनेशन आएगी पोल पिच की कोई यूनिट तो होगी से, तो जो यूनिट होती है वो डिग्रीज में 2 डिग्रीज में होती है। 2 डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, एक तो मैकेनिकल डिग्री होती है और एक इलेक्ट्रिकल डिग्रीज होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल डिग्री वो डिग्री होती है जो कि फिजिकली हमें विजुलाइज होती है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ हम फिजिकली माइंड में पिक्चराइज कर सकते हैं वो कौन सी डिग्रीज कहलाती है, मैकेनिकल डिग्री कहलाती है। और जो पिक्चराइज नहीं होती है, जो फॉर्मूले बेस्ड आती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, ठीक है। तो अब जैसे कि क्योंकि एक सर्कल है ना, इस सर्कल की इस पूरे सर्किल को कवर अप करने में, यानी कि इस पर्टिकुलर पोल को एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना डिग्री कवर करेगा वो, अगर ये मान के चलूँ यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे 270 हो गया, अगेन यहाँ पे आएगा तो कितना डिग्री रिवॉल्व करेगा, 360 डिग्री। तो इसी तरह से एक पोल जो होता है वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगल कंप्लीट करता है, 360 डिग्री मैकेनिकल। सो सेम उसी वे में यहाँ पे इसको मैंने बोला है 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिग्री मैकेनिकल। ये मैकेनिकल एंगल हम लोग खुद फिजिकली कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब देखो इसमें क्या होता है, वन पोल पिच क्या होगा, वन रेवोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री मैकेनिकल। तो इसी तरह से अगर इस 360 मैकेनिकल को मैं डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ पोल से, या पी इज द नंबर ऑफ पोल, ठीक है, उसे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा मेरा, वन पोल पिच इन कौन सी एंगल में, इन मैकेनिकल डिग्रीज में निकल के आएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हमने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया होगा, थीटा ई दैट इज योर इलेक्ट्रिकल डिग्रीज को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी मैकेनिकल डिग्रीज में एंगल दे रखा है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा ई इक्वल्स टू जो आता है थीटा एम मल्टीप्लाइड बाय पी बाय 2। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग एनी एंगल ऑफ मैकेनिकल डिग्रीज इनटू एन इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो वन पोल पिच को हम इसी तरह से मैकेनिकल डिग्रीज में हमारे पास है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 360 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन पी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल डिग्री। एंड हम इसको कन्वर्ट करने के लिए कह सकते हैं पी बाय 2 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। तो क्या होता है, वन पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। अब ये थोड़ा सा जो है समझने में प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यूज हम लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए नंबर ऑफ पोल की वैल्यू मैंने कंसिडर करी 4, ठीक है, इसको हम स्टार लगा लेंगे। वन पोल पिच इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में उसकी वैल्यू कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। डजेंट मैटर कितने ही नंबर ऑफ पोल्स हों, पी की वैल्यू 2 हो, 4 हो, कोई इवन नंबर हो, क्या हो, कोई ऑड नंबर हो, 10 हो, 12 हो, कितने नंबर ऑफ पोल्स का संख्या दे रखा हो, कितना भी नंबर ऑफ पोल हो, हमेशा पोल पिच की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होती है। कैसे होती है इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे नंबर 4 कंसीडर की है, ठीक है। तो 1 पी दैट मीन्स पोल पिच इक्वल्स टू क्या होता है 360 अपॉन पी इन केस ऑफ द मैकेनिकल डिग्रीज। तो व्हाट इज द वैल्यू, वी कैन गेट 90 डिग्री मैकेनिकल में आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो हम क्या करेंगे पी बाय 2 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 2 इक्वल्स टू क्या जाएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब ये पी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 4 लिया था, आप 6 लेके देख लेना, 8 लिख के लिख लेना, जो भी वैल्यूज आप देख के लेके रखना, हमेशा जो उसका इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि वन पोल पिच जो होता है ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब ये जो पोल पिच होता है ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्रीज में तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमें पोल पिच की वैल्यू जो होती है वो हमें पोल की वैल्यूज नहीं दे रखी है, या हमें जो है वैल्यू स्लॉट्स के टर्म्स में फाइंड आउट करनी है, या पोल पिच की वैल्यू को हम नंबर ऑफ स्लॉट के टर्म्स में कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पोल, ठीक है। वन पोल पिच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पोल। सो इसी तरह से देखो स्लॉट एंगल एक फॉर्मूला होता है। स्लॉट एंगल क्या होगा, जो भी एंगल कंट्रीब्यूट करता है सिंगल स्लॉट, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि ये जो जितने भी नंबर ऑफ ये पोल्स है ना वो किसी ना किसी रोटर के स्लॉट्स में ही क्या होते हैं वो कॉन्फ़िगर होते हैं या प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे इन टर्म्स में पोल पिच को नंबर ऑफ स्लॉट के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पिच के अकॉर्डिंग जो होता है, इस पोल पिच को जब हमने स्टडी किया है ना तो इस पिच के अकॉर्डिंग क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंडिंग होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंडिंग जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सिंगल लेयर, डबल लेयर, फुल पिच, शॉर्ट पिच, कंसंट्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इस 6 तरह की वाइंडिंग को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू पिच या ऑन द बेसिस ऑफ पिच वी कैन क्लासीफाई द वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पिच। Basis of which we categorize or classify the winding into 2 parts. First one is the full pitch winding and second one is the short pitch winding. Okay, so next class में study करेंगे।